गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पर्यावरण भूगोल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे कि जो कार्बन चक्र है वो क्या होता है और कार्बन किस प्रकार से वायुमंडल से वापस पृथ्वी में, पृथ्वी से वायुमंडल में ये एक पुनः चक्रण होता रहता है। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे किस प्रकार जीव जंतुओं का इसमें विशेष योगदान रहता है या ये इसमें लंबे प्रक्रिया या लंबे समय के बाद में पुनः कार्बन में ये परिवर्तित हो जाता है। तो उनके बारे में आज अपन अध्ययन करते हैं कि कार्बन चक्र किस प्रकार से काम करता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो हमारा वायुमंडल है, ये वायुमंडल, इस वायुमंडल में जो कार्बन है वो कई रूपों में मिलता है। जैसे अपन बात करते हैं कार्बन खनिज के रूप में भी मिलता है, प्रोटीन के रूप में भी कार्बन मिलता है, जो जीव जंतु होते हैं उनके अंदर जो हड्डियां होती है उनमें भी कार्बन मिलता है, और कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जिनका बाह्य ढांचा वो भी कार्बन से बना हुआ होता है। इन कार्बन कई रूपों में अपन के वायुमंडल में या पृथ्वी की धरातल पर या पृथ्वी की सतह पर पाया जाता है या मिलता है। अब इस कार्बन का जैसे जो ये वायुमंडल है, वायुमंडल में जो कार्बन है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में मिलता है, और वायुमंडल में जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा है 0.036%। 0.036% है वायुमंडल में CO2 की मात्रा। अब अपन सबसे पहले इस चित्र के माध्यम से मैं आपको बता देता हूं कि वायुमंडल में कार्बन जो है किस प्रकार से कार्बन चक्र काम करता है। तो ये जो CO2 है, इस CO2 को ग्रहण करने वाले होते हैं पौधे। पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 का उपयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं, और ये जो पौधे हैं अपने प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा ये CO2 का उपयोग करके जब भोजन बनाते हैं, तो ये जो भोजन है ये जो पेड़ पौधे भोजन बनाएंगे इसको खाने वाला कौन है, इन पौधों को कौन खाएगा, जो कार्बनिक जीव जंतु होते हैं, या अपन कह सकते हैं जो जीव जंतु है इनका उपयोग करते हैं। इस भोजन का कौन उपयोग करते हैं, जीव जंतु उपयोग करते हैं। फिर जीव जंतु क्या करेंगे, जीव जंतु जो अपने अंदर जो श्वसन क्रिया है या उस श्वसन क्रिया करने के बाद में जब इनका प्रयोग ये जो CO2 है ये टूट कर क्या हो जाएगी, वापस यहाँ पर O2 है जो CO2 में परिवर्तित हो जाएगी। यहाँ पर कार्बन चक्र है या यह कार्बन चक्र एक पूरा हो जाएगा। यानी अपन वायुमंडल से CO2 लेते और हरे पेड़ पौधे ये जो पादप है वो इसका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में इसका उपयोग करते हैं, और जो पौधों को खाने का काम जीव जंतु करते हैं, और जीव जंतु फिर वापस CO2 यानी जो अपन कह सकते हैं जीव जंतु है या अपन कह सकते हैं मानव है, जो क्या करेंगे, जो अपनी श्वसन क्रिया के रूप में वापस CO2 को उत्सर्जित करते हैं। अपन ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और CO2 का अपन क्या करते हैं, मुक्त अवस्था में वायुमंडल में छोड़ते हैं, यानी ऑक्सीजन यानी अपन कार्बन डाइऑक्साइड को त्यागते हैं। तो इस प्रकार से ये एक चक्र है जो ये पूरा हो जाता है जो वायुमंडल में ये होता है, जो जीवों के द्वारा जो ये चक्र चला था और ये खत्म हो गया। फिर अपन बात करते हैं जैसे ये अपन का CO2 है, जैसे अपन बात करते हैं जैसे ये है अपन की मात्रा वायुमंडल में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। यहां से ये क्या होगा, पानी में कुछ कार्बोनेट, ये जब पानी में घुलेगी जब CO2 की मात्रा तो ये कुछ कार्बोनेट यौगिक बनाएगी, और कार्बोनेट यौगिक से अपन कह सकते हैं जैसे चूना पत्थर बन गया, जैसे अपन कह सकते हैं चूना पत्थर बन गया। और चूना पत्थर जब वापस विघटित होगा तो चूने को जब अपन तोड़ेंगे तो ये क्या होगा, वापस CO2 में परिवर्तित हो जाएगा। फिर अपन बात करते हैं ये भी एक चक्र पूरा हो जाता है। फिर अपन बात करते हैं जैसे वायुमंडल में CO2 गैस है और ये क्या करते हैं, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में काम लेते हैं। जब ये पेड़ पौधे मर जाएंगे या जब ये पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे तो इनके जो पृथ्वी के अंदर गलने से दबने से तो ताप दाब प्रक्रिया के बाद में करोड़ों वर्ष बाद में या लाखों अरबों वर्ष बाद में जब ये पेट्रोलियम और कोयले के रूप में या अपन कह सकते हैं गैसों के रूप में वापस ये आएंगे, पेट्रोलियम गैस कोयले इनके रूप में ये अपन इनका क्या करेंगे, पृथ्वी से इनका अपन खनन करेंगे। तो जो ये जब अपन इस पेट्रोल और कोयले का उपयोग करेंगे तो इसको क्या करेंगे, जब इस पेट्रोल और कोयले या अपन गैसों को जब इनका दहन करेंगे, जैसे बड़े बड़े उद्योगों में, घरों के रसोई गैस में जैसे अपन कोयले को जलाते हैं या रसोई गैस का उपयोग करते हैं,
या अपन कहीं कहीं बड़ी बड़ी मिलों फैक्ट्रियों में इनका जब अपन इनका जलाने में उपयोग करते हैं तो ये क्या करेंगे, वापस जब जलेगी गैस, जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया होकर जब जलेगी तो ये जब वापस जलने के बाद में वापस वायुमंडल में मुक्त रूप से CO2 आ जाएगी। यानी अपन कहते हैं कि जितने ज्यादा जो अपन जीवाश्म जलाते हैं तो उनसे क्या होती है, CO2 की मात्रा में वृद्धि होती है, क्योंकि जब कोई पदार्थ जलेगा तो CO2 की जो मात्रा है जो मुक्त अवस्था में वायुमंडल में आ जाती है। तो इस प्रकार इस चक्कर से भी क्या होती है, वायुमंडल में CO2 की मात्रा मुक्त अवस्था में वापस आ गई। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि इस चित्र के माध्यम से मैंने आपको बता दिया कि जो ये कार्बनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो पादप है, पेड़ पौधे हैं, जो भोजन बनाते हैं, फिर ये ग्लूकोज के रूप में यानी जो ऊर्जा के रूप में जो जंतु उपयोग में लेते हैं, और ये जंतु जब अपने श्वसन क्रिया करते हैं तो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और CO2 को वापस त्याग देते हैं या वापस वायुमंडल में छोड़ देते हैं, तो ये वापस वायुमंडल में शुद्ध रूप से CO2 या वापस CO2 की मात्रा मुक्त रूप से वायुमंडल में आ जाती है। इस प्रकार ये क्या होता है, एक पूरा जो चक्र है ये इस प्रकार से चलता रहता है, चाहे खनिज हो, चाहे मानव हो, जंतु हो, पेड़ पौधों, इनसे कुछ न कुछ रूप में जो CO2 की मात्रा है वापस एक पूरे चक्र के बाद में क्या होती है, CO2 वापस वायुमंडल में मुक्त रूप से आ जाती है। अब अपन इसके चक्र में कुछ 2-3 विशेष बातें उनके बारे में बात करते हैं, जैसे कार्बन चक्र। जो कार्बन है जो वायुमंडल के रूप में होता है, कार्बन है जो वायुमंडल में, ये जीवों तथा अन्य घटकों में होता है। ये क्या होता है, जो कार्बन मुक्त अवस्था में वायुमंडल में है ये जीवों तथा अन्य घटकों में होता है और पुनः वायुमंडल में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर कुछ कार्बन की मात्रा थी, ये घटक पूरे इसको लेते गए, इसका उपयोग करते गए और वापस कार्बन छोड़ दी, ये पुनः वायुमंडल में आ जाती है। फिर अगली बात करते हैं, जो अपन को कार्बन कहाँ कहाँ से मिलेगा, जैसे पहाड़ों से, पर्वतों से, चूना पत्थर है, मार्बल है, मिट्टी आदि में कार्बन की मात्रा पाई जाती है। फिर और कहाँ पाई जाती है, फिर अपन बात करते हैं जैसे जीवों के कंकाल में, जैसे अपन कहते हैं जो जानवर होते हैं, जीव जंतु होते हैं, मानव होते हैं, उनका जो आंतरिक ढांचा होता है, जैसे हड्डियां वगैरह, दांत वगैरह होते हैं, ये कैल्शियम के बने होते हैं, इसमें कार्बन की मात्रा होती है। फिर अपन बात करते हैं कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनके बाह्य ढांचा, उनका शरीर जो बाह्य शरीर का रूप है, वहां पर भी कार्बन की मात्रा पाई जाती है, CO2 या अपन कह सकते हैं कार्बन की मात्रा पाई जाती है। तो ये जो जीवों के कंकाल है वहां आंतरिक भाग में और बाह्य भाग में दोनों जगह कहाँ क्या पाई जाती है, ये CO2 या अपन कह सकते हैं कार्बन की मात्रा। फिर तत्वों के रूप में किस प्रकार से, जैसे हीरा तत्व है, ग्रेफाइट तत्व है, वहां पर कार्बन की मात्रा पाई जाती है, क्योंकि आप पढ़ते हो कार्बन के जो अपर रूप में हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, फुलरिन ये अपन पढ़ते हैं, तो इनमें भी ये तत्व हो गए। फिर अपन बात करते हैं अगर खनिजों की, तो जैसे कोयला है, कार्बोनेट है, हाइड्रोकार्बन है, ये सारे जो तत्व या जो खनिज है जिनमें कार्बन की मात्रा कुछ न कुछ रूप से पाई जाती है। फिर अपन अगली बात करते हैं, जो कार्बन चक्र होता है वो 2 रूप में होता है, एक जैविक चक्र होता है यानी जीव जंतुओं के द्वारा वापस कार्बन की प्रक्रिया को पूरा किया जाता है, और एक भूगर्भीय चक्र होता है जो पृथ्वी के भूगर्भ का हिस्सा है, जो अपन बात करते हैं सबसे पहले जैविक कार्बन चक्र। जो जैविक कार्बन चक्र है वो कम समय में ये प्रक्रिया पूर्ण होती है और वापस वायुमंडल में कार्बन की मात्रा आ जाती है। तो वो अपन कैसे पढ़ते हैं, सबसे पहले कि जो कार्बन है जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा जो स्वपोषी जीव जंतु होते हैं वो वायुमंडल से उसको ग्रहण करते हैं, और जो ये वायुमंडल से ग्रहण करते हैं वो फिर जो CO2 है वो जल में घुल जाती है। वो क्या होती है, जो ये जीव जंतु लेंगे और वो जल में घुल के CO2 के ग्लूकोज के रूप में ये परिवर्तित कर देते हैं। ये जीव जंतु है जो ग्लूकोज के रूप में लेते हैं, और ये जो जीव जंतु है ये CO2 को ग्रहण करते हैं और ग्लूकोज के रूप में इसको परिवर्तित कर देते हैं। फिर ग्लूकोज के रूप में जब जीव इनसे ऊर्जा ग्रहण करते हैं, और जो ऊर्जा है वो अपन क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला का एक हिस्सा है। खाद्य श्रृंखला का जो जीव जंतु है वो एक खाद्य श्रृंखला का हिस्सा है, और जो ये खाद्य श्रृंखला में जो जीव जंतु होते हैं वो कार्बन की मात्रा में उनका कार्बन का उपयोग करते हैं,
और जो जीव जंतु जब मर जाएंगे या उनसे वापस वायुमंडल में या स्थल मंडल में वो क्या कर देंगे, कार्बन को मात्रा को या कार्बन की मात्रा को मुक्त रूप से वायुमंडल में छोड़ देंगे। यहाँ से जो प्रकाश संश्लेषण से लिया था कार्बन की मात्रा को, यहाँ पर वापस स्थल मंडल या वायुमंडल में उनको मुक्त रूप से छोड़ देते हैं। तो जो ये जीवों के द्वारा जो प्रक्रिया होती है इसे अपन जैविक कार्बन चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जैविक कार्बन चक्र। जैसे यहाँ आपने पढ़ा था, ये जो पौधे हैं यहाँ से लिया, फिर ये जीव जंतु और यहाँ ग्लूकोज के रूप में यहाँ कार्बन लेते हैं, फिर यहाँ से श्वसन के रूप में ये छोड़ देते हैं। इस पहले को अपन कहते हैं जैविक कार्बन चक्र। ये होता है जैविक कार्बन चक्र। फिर अपन बात करते हैं भूगर्भीय कार्बन चक्र। ऐसा कार्बन चक्र जिसमें ज्यादा समय लग जाता है, करोड़ों अरबों वर्ष लग जाते हैं कोयला बनने में, पेट्रोल बनने में ज्यादा समय लगता है, तो उसे अपन कहते हैं भूगर्भीय कार्बन चक्र। जैसे अपन पढ़ते हैं ये यानी ये अधिक समय में होने वाली प्रक्रिया, यानी दीर्घ समय में होने वाली प्रक्रिया है। जैसे कार्बन है जो हवा में, जल में, मृदा में आदि से गुजरता है। जो कार्बन अपन के वायुमंडल में पाया जाता है वो जल में भी रहता है, कुछ भाग, कुछ वायुमंडल में रहता है, कुछ मिट्टी में भी रहता है कार्बन। फिर वो कार्बन क्या करता है, समुद्रों में भी जाता है, यानी जैसे वर्षा होती है तो वो समुद्रों, तालाबों, नदियों में भी जाता है वर्षा जल के रूप में। और जब ये वर्षा जल के रूप में जाता है तो जो वायुमंडल में जो कार्बन की मात्रा है, जब वर्षा जल इसके साथ में क्रिया करेगा तो ये एक जटिल कार्बनिक अम्ल का निर्माण कर देगा। जब ये वायुमंडल में ये कार्बन की मात्रा रहती है और जब वर्षा जल आता है वायुमंडल से, तो वर्षा जल प्लस जब कार्बन मिल जाएगा तो ये एक जटिल कार्बनिक अम्ल का निर्माण कर देगा। क्या कर देगा? ये एक जटिल कार्बनिक अम्ल का निर्माण कर देगा। वर्षा जल प्लस CO2 की मात्रा जो दोनों मिलकर क्या करेंगे, जटिल कार्बनिक अम्ल का निर्माण करेंगे। जब ये जटिल कार्बनिक अम्ल पृथ्वी पर, जब ये जटिल कार्बनिक अम्ल पहाड़ों पर, पृथ्वी पर अपन कह सकते हैं अम्ल वर्षा के रूप में जब ये गिरेगा, जब ये जटिल कार्बनिक अम्ल जब वर्षा के रूप में या अम्ल वर्षा के रूप में या अन्य अम्ल के रूप में या रसायनों के रूप में जब पृथ्वी के धरातल पर गिरेगा तो ये मृदा को भी हास पहुंचाएगा। और जो कुछ ऐसी बिल्डिंग है जैसे ताजमहल वगैरह, तो उनके रंग परिवर्तन भी करेगा, यानी उनको नुकसान पहुंचेगा। और बड़े बड़े पर्वतों, पहाड़ों, चट्टानों को यह रासायनिक पक्षीय क्रिया द्वारा इनको क्या कर देगा, तोड़ देगा। और इनका जब इन पहाड़ों, पर्वतों, चट्टानों इनका जब अपरदन होने लगेगा, जब इस प्रक्रिया से क्या होगा, इन रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया से जब पहाड़ों, पर्वतों और चट्टानों का जब अपक्षय होगा तो यहाँ से जो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, नाइट्रेट है, नाइट्रोजन है, इनके जो आयन होते हैं वो निकल जाएंगे। इनके आयन टूटकर क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। और जो ये आयन है ये टूटकर अलग होकर क्या बनेंगे, कैल्शियम प्लस कार्बोनेट बन जाएंगे। कैल्शियम जो ये यहाँ से कार्बोनेट कुछ अलग हुए और जो वायुमंडल में जो कार्बन कैल्शियम पाया जाता है वो दोनों मिलकर क्या करेंगे, ये जुड़कर एक कैल्शियम कार्बोनेट तत्व बना देंगे। कैल्शियम कार्बोनेट या अपन कह सकते हैं चूना पत्थर बना देंगे, मार्बल वगैरह बना देंगे अपन कह सकते हैं। और जब ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट मान लो समुद्री जीवों में भी पाया जाता है, या अपन कह सकते हैं जब ये कैल्शियम कार्बोनेट या समुद्री जीवों से बनेगा तब जब ये समुद्री जीव मृत रूप में वापस मर जाएंगे तो ये क्या होंगे, समुद्रों में या महासागरों में या झीलों में, नदियों के तल के रूप में जाकर इकट्ठा हो जाएंगे। और जो समुद्र जो पृथ्वी के यानी अपन कह सकते हैं धरातल के नीतल भाग में जब ये कुछ सतह के रूप में जमा हो जाएगा या इकट्ठा हो जाएंगे, तब जब कभी भी भूकंप है, ज्वालामुखी है, इस प्रकार की या प्लेट विवर्तन की घटनाएं हैं, जब इस प्रकार की घटनाएं होगी तो ये क्या होंगे, ये धरातल के अंदर समा जाएंगे। ये धरातल के अंदर समा जाएंगे और जब धरातल के अंदर समा जाएंगे तो ये वापस करोड़ों अरबों वर्ष बाद में जब ये जीव जंतु, पेड़ पौधे जब धरातल के अंदर समा जाएंगे तो ये वापस कई खनिजों के रूप में वापस बाहर निकलेंगे। जैसे अपन कहते हैं कोयला है, ग्रेफाइट है, पेट्रोल है या गैसों के, इसके रूप में करोड़ों वर्ष बाद में वापस इनका उद्भव होगा। तो उनके साथ में वापस ये वायुमंडल के रूप में जो कार्बन की मात्रा मिलेगी, इसी एक पूरे चक्र को कहते हैं कार्बन चक्र। अपन सीधा सीधा अगर अपन नॉर्मली वे में बात की जाए तो वायुमंडल में जो भी कार्बन पाया जाता है, जब ये कार्बन
कई अरबों खरबों वर्ष बाद में जब ये पेड़ पौधे जंतुओं द्वारा ग्रहण किया जाएगा और जो ये पेड़ पौधे जंतु जब मर जाएंगे या ये नष्ट होकर जब पृथ्वी में मिल जाएंगे और पृथ्वी में मिलने के बाद में इनके ताप दाब वाष्पीकरण इन सारी क्रियाओं के द्वारा जब ये एक खनिज से दूसरे पदार्थों में जब ये परिवर्तित हो जाएंगे, जैसे अपन कहेंगे चूना पत्थर मार्बल, या अपन कह सकते हैं कोयला है पेट्रोल है गैस में परिवर्तित हो जाएंगे। जब इस गैस खनिज कोयला इन सभी का उत्पादन जब मानव करेगा या उत्खनन करेगा या ये ज्वालामुखी या भूकंप के द्वारा जब ये वापस बाहर निकलेंगे तो ये जो कार्बन की मात्रा के रूप में वापस मुक्त रूप से वायुमंडल में ये आ जाते हैं। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि जो कार्बन चक्र है वो एक रोटेशन के रूप में चलता रहता है, एक प्रक्रिया के रूप में प्रोसेस के रूप में चलता रहता है। जो जैविक कार्बन चक्र है उसमें कम समय लगता है, यानी लघुकालिक या लघु यानी कम समय की प्रक्रिया कह सकते हैं। और जो भूगर्भिक जो जैविक कार्बन चक्र है उसमें थोड़ा लंबा समय या दीर्घकालिक प्रक्रिया अपन कह सकते हैं। इस प्रकार आज हमने पढ़ा कि कार्बन चक्र किस प्रकार से बनता है, कार्बन चक्र की प्रोसेस में क्या क्या होता है, इन सभी के बारे में आज अपने बात की। हमारे YouTube चैनल को अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि अन्य विद्यार्थियों को जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को इनका लाभ मिलता रहे। थैंक यू।